Hello everyone, the chapter that we are going to cover today is national income and its aggregate. But ये तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो क्या कोई एक ऐसी फॉर्मूला शीट हो सकती है जिसमें नेशनल इनकम के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड सारे के सारे फॉर्मूलाज हों? I scored 98 marks in my economics by following these formula sheet. Who can refer this video? This video can be referred by all those who are having problem in studying the national income chapter and its formulas. It's for all the commerce students, CUET, UG and PG students, all the students who are preparing for their college exam, for any of the competitive exams. So without wasting any time, let's continue to the video. ओके सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम के ये सारे करेंगे फॉर्मूलाज, अच्छे से इजीली याद करवाने की ट्रिक बताऊँगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे NFIA को, कंसेप्ट NIT, आपका मॉनेटरी, रियल, नेशनल इनकम। उसके बाद हम करेंगे मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो है वैल्यू एडेड मेथड, उसके स्टेप्स बताऊंगी पूरे। ये तो बस मैंने ऐसी ओवरव्यू दिया है, ठीक है। एंड दूसरा वाला आपका इनकम मेथड है, वो बताऊंगी, एंड एक्सपेंडिचर मेथड है वो। उसके बाद वैल्यू एडेड मेथड का ईजिली पूरा ये है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एंड ये ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है कि जब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे इस कंडीशन में। उसके बाद है इनकम मेथड के सारी चीज़ें लिख रखी हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसे शॉर्ट आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर टाइप्स में लिख रखी है। फिर आपका आता है एक्सपेंडिचर मेथड्स में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ GNDI एंड NNDI, ठीक है। और उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन करेंगे बोर्ड्स का, जो आपके बोर्ड्स में पूछा जाएगा। नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। सबसे पहले ये है आपका ब्रह्मास्त्र, जिसमें आपके 3 डब्बे बनेंगे। डब्बे कैसे? एक में लिखा होगा डेप्रिसिएशन, एक में NIT, एक में NFIA। जब भी आपको ग्रॉस से नेट में जाने को बोला जाएगा तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे, जो यहाँ पे लिखा है माइनस, क्या करोगे? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। दूसरी तरफ अगर आपको नेट से ग्रॉस में जाना है, दैट मीन्स कि अभी आपका जो डेटा है वो नेट में दिया है एंड आपको ग्रॉस में उसको दिखाना है, इसका मतलब है कि आपको प्लस डेप्रिसिएशन करना है। ये आप क्या समझा रहे हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। देखो, तुम्हारा क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें निकालना है NNPFC, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, और तुम्हें दिया है GDPMP, डेप्रिसिएशन, NFIA, NIT। तो स्कूल में टीचर्स हमको क्या करवाती हैं? रट्टा लगवाती हैं और बोलती हैं कि बेटा ये फॉर्मूला याद करो और इसी को लिख के आंसर आना है। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करवाऊँगी। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? स्टेप 1 देखो कि तुम्हें दिया क्या है। तुम्हें दिया है GDPMP। अब फोकस करो कि G का मतलब क्या होता है? ग्रॉस। मैं सब हटा देती हूँ। G का मतलब क्या होता है? ग्रॉस। ग्रॉस से आपको जाना है नेट में, जो भी आस्क्ड होगा आप यहाँ लिखोगे। ग्रॉस से आपको कहाँ पे जाना है? नेट में जाना है। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्या? डेप्रिसिएशन। इसलिए मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है। ऐसे आपको क्या करना है? D से N में जाना है। D का मतलब होता है डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए आप क्या करोगे? तीसरा डब्बा देखोगे। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, दैट मीन्स हम इधर देखेंगे, हम कर देंगे प्लस, लेकिन क्या प्लस करेंगे? NFIA ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है NFIA को ऐड। नेक्स्ट थिंग इज MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस। अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो आप देखोगे ये सेकेंड वाला डब्बा। MP से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस करना है क्या? NIT। तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है NIT। सो इससे इजीली आपका आंसर आ जाएगा। आपको कोई भी फॉर्मूलाज रटने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट जो भी मेथड्स होते हैं डिफरेंट। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि आपको इजीली सारे फॉर्मूलाज इन सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे। अब देखो NIT क्या होता है। यहाँ पे NIT मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। जैसे NNPFC मतलब यू वुड बी गिवन दैट कैलकुलेट NNPFC फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको इन सब चीज़ों का डेटा दिया होगा एंड आपको NNPFC कैलकुलेट करना होगा। तो आप क्या करोगे? GDPMP लिखोगे, ये सब चीज़ें निकालोगे अपने ये वाले डब्बे से, ठीक है, एंड आप आंसर निकाल दोगे। अब NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे? जो भी आपकी रिसीप्ट होगी अब्रॉड से, जो भी आपने इनकम कमाई होगी अब्रॉड से, उसको माइनस कर दोगे पेमेंट्स टू अब्रॉड, ठीक है। तो अगर आपका NFIA नहीं दिया है तो आपका NFIA कैसे दिया जा सकता है? रिसीप्ट दिया हो सकता है और पेमेंट दिया हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? रिसीव माइनस पेमेंट करोगे, या फिर दिया होगा फ्रॉम -2, मतलब फ्रॉम की अलग डिजिट दी होगी, 2 की अलग डिजिट दी होगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे? फ्रॉम -2।
और अगर एक आध क्वेश्चन ऐसे आ सकता है एमसीक्यू में कि अगर रिसीप्ट अ ग्रेटर देन पेमेंट, ठीक है, तो NFIA क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज देखो रिसीप्ट पहले लिखा है ना, तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर पेमेंट इज ग्रेटर देन रिसीप्ट, इसका मतलब NFIA नेगेटिव आएगा, और अगर दोनों इक्वल है तो NFIA विल बी इक्वल टू 0। उसके बाद आता है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में नहीं दिया होगा कि NDPFC निकालो या फिर NNPFC निकालो, सो दिया होगा कि डोमेस्टिक इनकम निकालो और नेशनल इनकम निकालो। तो डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला है NDPFC, दैट मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला है वो है NNPFC, दैट मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर हमें डोमेस्टिक इनकम दिया है और उससे हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। नाउ देयर इज अ लिटिल कॉन्सेप्ट दैट इज मॉनेटरी नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम। मॉनेटरी नेशनल इनकम को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम, एंड रियल नेशनल इनकम को तो हम वही बोलेंगे, बट जो नॉमिनल वाला होगा आपका, इट विल बी कैलकुलेटेड एट करेंट प्राइस। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल्स अगर आपका जो प्राइस है वो 10 है, ठीक है, ईयर 1 में, एंड ईयर 2 में आपका प्राइस हो जाता है 20, बट जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है 10 से 10। तो जो आपका GDP निकल के आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ईयर 1 में कितना है 100, बट ईयर 2 में आपका कितना है 200। लेकिन क्वांटिटी में तो आपका कोई इंक्रीज आया ही नहीं है, लेकिन और कंट्रीज़ को क्या लगेगा कि अरे वाह यार इनकी तो GDP बढ़ गई है, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि किसकी वजह से GDP बढ़ी है। सो जो आपका नॉमिनल वाला होता है, जो आपका मॉनेटरी वाला होता है, वो आपका अच्छा नहीं माना जाता है एज़ कम्पेयर टू रियल। रियल वाला कॉन्स्टेंट प्राइजेस में रहता है। दैट मीन्स अगर आप, ये तो आपने नॉमिनल वाले मेथड से निकाला है, अगर आप रियल वाले मेथड से निकालोगे तो आपको क्या करना है, प्राइस सेम रखना है। दैट मीन्स कि प्राइस को सेम रखोगे एंड क्वांटिटी को भी आप सेम रखोगे, ठीक है। तो आपका फॉर एग्जांपल इसमें आया 100, ठीक है। एंड दूसरे केस में अगर आप मान लो कि ईयर 2 में जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है 20 से, तो प्राइस तो आप 10 ही रखोगे ये वाला, बट क्वांटिटी आप कौन सी रखोगे, ईयर 2 वाली। तो प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा एंड देन क्वांटिटी आपको चेंज करनी पड़ेगी, तो आपका GDP क्या आएगा 200, एंड दिस इज कंसीडर्ड टू बी द बेटर वन। उसके बाद एक फॉर्मूला है आपका GNP डिफ्लेटर। GNP डिफ्लेटर में आपका आएगा नॉमिनल GNP जो आपका करेंट प्राइजेस में होता है डिवाइडेड बाय रियल GNP जो आपका कांस्टेंट प्राइजेस में होता है। देखो GNP के अलावा यहाँ पे GDP डिफ्लेटर भी आ सकता है, NNP डिफ्लेटर भी आ सकता है। तो क्या करोगे, जो आपका क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप ये आंसर को चेंज कर सकते हो। देन कम्स नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल्स टू नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस डिवाइडेड बाय करेंट प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो ये सब आपको दिया होगा, आपको बोला होगा कि नेशनल इनकम निकालो एट कांस्टेंट प्राइस, एंड आपको ये सब चीज़ें दी होंगी, ठीक है। हो सकता है करेंट प्राइस इंडेक्स दिया हो निकालने को, एंड ये दो चीज़ों का आपके पास फिगर्स दी हों, तो आप इधर उधर करके आराम से होशियार तो हो ही निकाल सकते हो, ठीक है। वी आर डन विद दिस पेज बेसिकली, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट अगर आपको नोट्स चाहिए देन यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, यू कैन गो देयर एंड यू कैन फ्रीली सी एंड डाउनलोड दीज नोट्स फ्रॉम देयर। इसका प्रिंट आउट निकाल लेना एंड अपने स्टडी टेबल पे चिपका देना। यू गाइस रेडी फॉर द वैल्यू एडेड मेथड? तो देखो वैल्यू एडेड मेथड में कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द GVOMP। GVOMP का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो जो फॉर्मूलाज हैं मैंने यहाँ दिए हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रिकी लग सकती है वो भी मैंने इसमें आपको अच्छे से ईजिली समझाया है। सबसे पहले GVOMP निकालने के लिए आपको क्वान्टिटी दी होगी और प्राइस दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। फिर दिया होगा चेंज इन स्टॉक एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड आपका इम्प्यूटेड रेंट, ठीक है। यहाँ पे आप सेल्फ कंजम्पशन ऐड कर सकते हैं। इफ़ द चेंज इन स्टॉक इज़ नॉट गिवन, अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है, अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है लेकिन इसके बजाय क्या दिया है, डिक्रीज इन स्टॉक दिया है या फिर इंक्रीज इन स्टॉक दिया है, तो आप क्या करोगे, डिक्रीज इन स्टॉक को माइनस कर दोगे एंड इंक्रीज इन स्टॉक को ऐड कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आपका चेंज इन स्टॉक है तो आप कैसे निकालोगे उसको, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। अगर आपको अलग अलग भी दिया होगा तो भी आप क्या करोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लोगे। इन केस आपका क्लोजिंग जैसे फॉर एग्जांपल 30 है एंड ओपनिंग आपका 10 है, ठीक है, तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। बट इन केस क्लोजिंग 10 है और ओपनिंग आपका 30 है
तो आपका -20 आएगा, तो आप आंसर में भी -20 ही लिखोगे यहाँ पे जब आप पुट अप करोगे वैल्यू। दूसरा फॉर्मूला है सेल्स, मतलब कि क्वांटिटी इनटू प्राइस के बजाय आपको सेल्स दी होगी, ठीक है। सेल्स दो तरह की, मतलब इसमें दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सेल्स आती हैं और फिर एक्सपोर्ट आता है। डोमेस्टिक सेल्स का मतलब होता है विद इन द कंट्री जो भी सेल्स हुई हैं वो, एंड एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हमने आउटसाइड कंट्री क्या क्या सेल किया। अब देखो किसी किसी क्वेश्चन में डोमेस्टिक और डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट आपको अलग अलग दिया होगा, तो आप उसको ऐड करके सेल्स दिखा दोगे। बट कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको दी होगी सेल्स एंड बुद्धू बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया होगा, एक्सपोर्ट। ओके, सो आप क्या करोगे, सेल्स और एक्सपोर्ट को ऐड करोगे, नहीं, आप एक्सपोर्ट को इग्नोर करोगे। आपको पता होना चाहिए कि सेल्स दिया है तो एक्सपोर्ट को हमें नहीं लिखना है। उसके बाद चेंज इन स्टॉक ऐड करो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, उसके बाद प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड इम्प्यूटेड रेंट, ठीक है। अगर कोई भी हमने ऐसा प्रोडक्शन किया है जो खुद के लिए किया है तो वो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन होता है। एंड इम्प्यूटेड रेंट का मतलब कि फॉर एग्जांपल हमने एक फैक्ट्री सेटअप की है एंड वो लैंड जहाँ पे वो फैक्ट्री है वो हमारी ही है, ठीक है। तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर वो हमारी नहीं होती तो हमें 10,000 20,000 का रेंट देना पड़ता, तो वो जो रेंट की अमाउंट है वो यहाँ आएगी। बहुत ही लीस्ट केसेस में आपको बोला जाएगा, ये वाला बहुत लीस्ट केसेस में दिया होगा, बट अगर दिया है यू हैव टू ऐड इट। उसके बाद है तीसरा फॉर्मूला, ये है GVO-MP को कैलकुलेट करने के लिए। और अगर आप इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटा देते हो तो आपका डायरेक्टली GVA-MP आता है, दैट मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। सो अभी तो हम यही वाला फॉर्मूला देखते हैं क्योंकि नीचे मैंने सब लिख रखा है। GVO-MP है इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डेप्रीसिएशन, NIT, रेंट, इंटरेस्ट, COE, रॉयल्टी, प्रॉफिट, ये सब चीज़ें आपकी इसमें ऐड हो जाएगी। बहुत लीस्ट आपका ये वाला जो GVO-MP का फॉर्मूला है ना वो यूज़ होता है लीस्टली। फिर उसके बाद है स्टेप नंबर 2। फर्स्ट स्टेप क्या था, यू हैव टू कैलकुलेट द GVO-MP। सेकेंड स्टेप इज दैट यू हैव टू कैलकुलेट GVA-MP। तो आपको सबसे पहले जो आपने स्टेप 1 में GVO-MP निकाला था यहाँ पे आप उसको यूज़ करोगे फ्रॉम स्टेप 1 एंड देन इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप लोगे। अब व्हाट इज़ इंटरमीडिएट कंजम्पशन? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है कि अगर हमने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं उसके लिए जो भी हमने गुड्स खरीदे हैं, रॉ मटेरियल ख़रीदा है, जो भी सर्विसेज दी हैं, हमने पावर, फ्यूल, ये सब चीज़ें यूज़ की हैं, तो वो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाता है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या आता है, इंटरमीडिएट इनपुट, इसको हम इंटरमीडिएट इनपुट भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में इंटरमीडिएट इनपुट दिया है एंड यू आर सर्चिंग देयर कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा ही नहीं है, कहाँ है, तो आप समझ जाना कि इंटरमीडिएट इनपुट इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है तो भी आप ऐड करोगे, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट दिया है तो भी ऐड करोगे, परचेज ऑफ फायर या फ्यूल या पावर, ये सब चीज़ें हैं तो उसको भी आप ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ ये फ्यूल होना चाहिए एक्चुअली। उसके बाद है इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद है इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का जो भी आपका इम्पोर्ट होगा उसको भी आप ऐड करोगे। लेकिन ध्यान रखना अगर आपको दिया है एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्या एक्सपोर्ट करके आप ये वाले रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, नहीं, तो दीज आर नॉट टू बी एडेड, ये आपका इग्नोर हो जाएगा। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट, जो भी कॉस्ट लगेगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो भी आप इसमें ऐड कर दोगे। उसके बाद है क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी और नहीं होंगी इन द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सबसे पहले है इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, ऐड नहीं होगा बिकॉज ये कैपिटल गुड्स के बारे में बात हो रही है, ड्यूरेबल गुड्स के बारे में बात हो रही है। फिर इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी अगर इम्पोर्ट करिए, ये भी हमारा कैपिटल गुड है तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल को ऑब्वियसली ऐड कर देंगे। फिर है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, उसको ऐड कर देंगे। गुड्स फुली कंज्यूम्ड, इसको ऐड कर देंगे एंड कंज्यूम ड्यूरिंग प्रोडक्शन पूरा ही। एंड परचेज ऑफ पावर ऑफ फ्यूल अगर हमने ये कर रखा है तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हमारा है ड्यूरेबल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, इसको ऐड नहीं करेंगे। सिंगल वाले हो जाएंगे ऐड, ड्यूरेबल वाले नहीं होंगे। ये पास्ट ईयर में ऐसा ही क्वेश्चन आया था ट्रिक करने के लिए बच्चों को, तो उसमें सिंगल यूज़ दिया था, ड्यूरेबल यूज़ दिया था, तो बच्चों ने क्या किया, सबको ऐड कर दिया या फिर किसी को भी ऐड नहीं किया बिकॉज उनके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट था। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप 3। अब हमारे पास GVO-MP आ गया। GVO-MP से हमने कैलकुलेट कर लिया GVA-MP एंड नाउ द चांसेस ऑफ कैलकुलेटिंग NVA-MP। NVA-MP कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वही वाले जो हमने 3 डब्बे पढ़े थे, नेट और ये आपका ग्रॉस, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रॉस से नेट में जाना है, ठीक है। सो जब भी आप ग्रॉस से नेट में जाओगे,
ग्रॉस से नेट में जाना है। जब भी आप ग्रॉस से नेट में जाओगे आप क्या करोगे, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया बिकॉज ग्रॉस टू नेट जा रहा है। उसके बाद है आपका कैलकुलेशन ऑफ एनबीएफसी। फिर आप एनबीएफसी कैलकुलेट करोगे। एनबीएफसी कैलकुलेट करने के लिए एनबीए एमपी माइनस एनआईटी कर देना। एनबीएफसी एमपी माइनस एनआईटी जब आप करोगे, देखो तो एनबीए एमपी आपने कहाँ से निकाला, स्टेप 3 से यहाँ से निकाला। एंड एनआईटी कैसे निकालोगे आप, आईटी माइनस सब्सिडी करोगे। अब देखो इसमें क्या करना था, एमपी से एफसी में जाना था। यहाँ देखो एमपी से एफसी में जाना था बिकॉज बाकी सब चीज़ें तो हमारी सेम थी, इसलिए जब भी एमपी से एफसी में जाते हैं वी आर सब्ट्रैक्टिंग दी एनआईटी, ठीक है। फिर है स्टेप 5, फाइंड डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, क्योंकि अल्टीमेट चीज़ क्या है, जो भी आपसे पूछी गई आपको वो निकालना है। अब ध्यान रखना जो भी आपका एनडीपीएफसी होगा वो एनवीएएफसी के इक्वल होगा, कि एफसी इक्वल एन और एन इक्वल, बाकी डीपी और वीए वो तो छोड़ दो आप, ठीक है, क्योंकि वो दोनों तो आपको दिए ही नहीं है। समझ लेना एनडीपीएफसी इज ऑलवेज इक्वल टू एनबीएएफसी फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स। फिर है एनएनपीएफसी। अब देखो एनएनपीएफसी निकालने के लिए आपने एनडीपीएफसी तो निकाल लिया, ये जो आपके इस स्टेप में जो आपका आंसर आया है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपका 1000 आंसर आया है तो वही आपका यहाँ पे एनडीपीएफसी हो जाएगा। फिर यहाँ एनडीपीएफसी लगा के और आपको क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। तो जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं, डोमेस्टिक मतलब विद इन द टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड नेशनल मतलब इसमें जो बाहर का एनएफआई है वो भी ऐड हो जाएगा, तो आप इसको एनएफआई को ऐड कर दोगे। ऑल्सो नेशनल इनकम एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू एनवीएएफसी प्लस एनएफआई, मतलब वो ये कि एनडीपीएफसी के बजाय मैंने आपको क्या लिख के बता दिया, एनवीएएफसी, ठीक है। अब देखो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रूव दैट वैल्यू एडेड इक्वल्स टू इनकम जनरेटेड, तो इनकम जनरेटेड का क्या होता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सीओई। व्हाट इज सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसके अंदर क्या क्या आता है इनकम मेथड में बताऊंगी। फिर है एनवीएएफसी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। ईजी नहीं निकाल लोगे भाई, एनवीएएफसी को एनडीपीएफसी के इक्वल रखो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एनवीएएफसी इसको इक्वल रखोगे एनडीपीएफसी के, ठीक है। फिर क्या करना है, इससे आपको जाना है जीडीपीएमपी। फिर आप क्या करोगे, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए एनआईटी को माइनस करोगे और एमपी से एफसी में जाने के लिए आपका एनआईटी को माइनस करोगे, ठीक है। इसमें आपने डेप्रिसिएशन को माइनस किया ग्रॉस से नेट में, एंड एमपी से एफसी में जाने के लिए आप एनआईटी को माइनस कर दोगे। फिर इनकम जनरेटेड कैसे कैलकुलेट करोगे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जीवीए एमपी भी जीडीपी एमपी के इक्वल होता है, सो सेकंड स्टेप में भी हम जीवीए एमपी को जीडीपी एमपी के इक्वल रख के एनएनपीएफसी करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में अगर दिया है सारे सेक्टर्स का जीवीओ एफसी, ठीक है, तो आप सोचोगे यार हमें तो जीवीओ एमपी निकालना था, तो जीवीओ एमपी कैसे निकालोगे, जीवीओ एफसी सारे सेक्टर्स का ऐड करो, उसमें एनआईटी ऐड करो, क्योंकि जब भी हम फैक्टर कॉस्ट से एमपी में जाते हैं, एफसी से एमपी में जाएंगे, सो वी हैव टू ऐड एनआईटी। देखो फैक्टर कॉस्ट होता है एफसी होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, जो भी टैक्सेस हैं जैसे जीएसटी है वो सब ऐड करेंगे और सब्सिडी माइनस कर देंगे, देन एमपी हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। जो भी हमारी कॉस्ट होती है हम उसमें कभी भी अपने गुड्स को सोल्ड नहीं करते हैं, इस वजह से हम एनआईटी मतलब टैक्सेस को इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद अपने मार्केट प्राइस पे इसको सेल आउट कर देंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन में दिया है कि यू हैव टू कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, तो याद रखना कि वैल्यू एडेड इस केस में हम लोग जीवीओ एमपी को मान लेते हैं, जीवीओ एमपी जीवीए एमपी एंड जीवीए एमपी आपका जीडीपी एमपी के इक्वल है, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो और चीज़ें निकाल के आ सकते हो भाई तुम, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें लगा कि वैल्यू एडेड में यार क्या क्या निकालूँ, जीवीए एमपी निकाल दिया, जीडीपी एमपी आ गया, ठीक है, उसके बाद एनएनपीएफसी निकाल के आ जाओ, उसमें लिख देना नेशनल इनकम है ना। फिर है नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला, वो है एनएनपीएफसी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, वो आप निकालोगे जीडीपी एमपी। उसके बाद क्या है, ग्रॉस से नेट में गए तो माइनस का डेप्रिसिएशन, यहाँ देखो ग्रॉस है, यहाँ पे है आपका नेट, तो माइनस का डेप्रिसिएशन। फिर डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए आपने प्लस एनएफआईए किया, फिर एमपी से एफसी में जाने के लिए आपने माइनस एनआईटी किया, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस एनएफआईए, ठीक है। डोमेस्टिक आपका विद इन द कंट्री होता है एंड नेशनल इनकम आपका आउटसाइड द कंट्री होता है।
ठीक है। फिर आता है इफ़ इन क्वेश्चन इट्स गिवन टू फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब हो सकता है पहले वाले पार्ट में आपसे पूछ लिया जाए वैल्यू एडेड निकालने का, और फिर दूसरे वाले पार्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल के देगा। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इक्वल टू कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फाइनल कंजम्पशन। ये सारे के जितने भी कंजम्पशन होंगे सबको ऐड कर दो, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों ने 11th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, तो उनके लिए है कि अगर आपको डेप्रीसिएशन निकालना नहीं आ रहा है कि डेप्रीसिएशन की अमाउंट कैसे निकालें, तो सबसे पहले आप लोगे कॉस्ट, जो भी आपको कॉस्ट उसमें दी होगी। फॉर एग्जांपल 2 लाख की मशीनरी दी है, फिर उसकी दी है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को आप सैल्वेज भी बोल सकते हो, ठीक है, सैल्वेज भी बोल सकते हो। तो ये आपका आ गया सैल्वेज। फॉर एग्जांपल सैल्वेज आपका 10K है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं उसको 10 साल तक यूज़ कर रही हूँ, एंड उसके बाद जो उसकी वैल्यू है जो कबाड़ी वाला दे रहा है मुझे, वो मिल रही है 10,000, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आया वो कितना आया, 1,90,000 डिवाइडेड बाय 10, और इसको मैं डिवाइड कर दूँगी, हाँ ठीक है। तो मेरा आएगा डेप्रीसिएशन 19,000। आया समझ? ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग इट। उसके बाद आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, GDP-MP निकालना है, ठीक है। तो GDP-MP निकालने के लिए 5 चीज़ें ऐड होंगी, अपनी फिंगर्स में लिख लेना, लिखना नहीं है, सोच लेना कि लिखा हुआ है, ठीक है। सारी फिंगर्स खोलो, पहले बोलो COE मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, डेप्रिसिएशन, NIT। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है वेजेस, सैलरी इन कैश और काइंड। अगर दिया होगा कि 50,000 वेजेस और सैलरी दे रहे हैं लेकिन कैश में नहीं काइंड में दे रहे हैं, तो क्या वो COE में ऐड होगा? यस होगा। एक MCQ में हो सकता है कि बाई चांस उन्होंने दे दिया, कोई केस स्टडी में दे दिया, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। फिर आएगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन में आपको दिया होगा एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन। मेरे में जो क्वेश्चन आया था उसमें एम्प्लॉय का भी दिया था, एम्प्लॉयर का भी दिया था, बट मुझे ये चीज़ पता थी कि मुझे हमेशा एम्प्लॉयर का देखना है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बेसिकली क्या होता है, एक सोशल सिक्योरिटी के लिए एक स्कीम बनाई जाती है, उसमें एम्प्लॉय भी उतना ही पैसा आपका कंट्रीब्यूट करता है एंड एम्प्लॉयर भी उतना ही पैसा आपका कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। बट COE में आपका कौन सा ऐड होगा, सिर्फ ER का कंट्रीब्यूशन ऐड होगा, EE का कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं होगा। आया समझ? फिर COE इज इक्वल्स टू ऑल द वेजेस इन सैलरी प्लस ER का कंट्रीब्यूशन टू SSS। फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में 2 टाइप्स की इनकम ऐड होती है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आपकी 2 इनकम आएंगी, जैसे रेंट एंड रॉयल्टी, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप से आपकी 2 इनकम आएंगी, दैट इज़ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी से आप क्या क्या कमा सकते हो, रेंट और रॉयल्टी कमा सकते हो, और एंटरप्रेन्योर क्या क्या कमा सकता है, इंटरेस्ट कमा सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में आता है सारी इनकम फ्रॉम द इनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइज या फिर इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो जैसे छोटी मोटी दुकान होती हैं, शॉप्स होती हैं, मोमो वाले की, आपका पान मसाले की, ये सब चीज़ें की शॉप्स होती हैं, तो ये अपनी इनकम अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं और ना ही ये कुछ बैलेंस शीट या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाते हैं, तो इनकी इनकम जो गवर्नमेंट है वो आराम से मतलब सही से नहीं निकाल सकता। इस वजह से इनकी इनकम को हम लोग बोलते थे मिक्स्ड इनकम। जो कि COE में नहीं आ रहा, ऑपरेटिंग सरप्लस में नहीं आ रहा, उसको हम लोग बोल देते हैं कि चलो मिक्स्ड इनकम में डाल देते हैं इसको। एक और चीज़, ये जो आपका प्रॉफिट है, यहाँ पे जो आपका दिया है, प्रॉफिट को तोड़ के भी दे सकते हैं वो लोग, ठीक है। मतलब उन्होंने तो ऐसा ठान लिया है कि 12th क्लास के बच्चों को बिल्कुल ऐसे तोड़ फोड़ के ही भेजेंगे, ठीक है। CUET में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, CUET में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। आपको प्रॉफिट नहीं दिया होगा, आपको ये सब दिया होगा, तो आप कैसे ऐड करोगे? अगर आपको आएगा तभी तो आप ऐड कर पाओगे। तो फिर देखते हैं प्रॉफिट में क्या क्या आता है। सबसे पहले आएगा डिविडेंड, जो हम शेयर होल्डर्स को बांटते हैं। दूसरा रिटेन्ड अर्निंग्स, कुछ ऐसी अर्निंग जो हमने रिटेन कर रखी हो फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। एंड देन आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमें कहाँ देना होता है, गवर्नमेंट की जेब में डालना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। फिर आता है इफ़ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन। अब तुम लोग सोचोगे यार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, क्या होगा, प्रॉफिट माना जाएगा कि नहीं? हाँ माना जाएगा। अब फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, ठीक है, और तुम्हें टैक्स भी दिया है। बहुत ही रेयरेस्ट क्वेश्चन है, हो सकता है CUET में पूछा जा सकता है या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। PBT आपका है 2 लाख एंड टैक्स आपका है
10K, मतलब मान लो जैसे भी निकाला है, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, इसको इन दोनों को माइनस कर दोगे बिकॉज हमें PAT चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। ओके, उसके बाद है आपका, वैसे तो ये वाला क्वेश्चन आना नहीं चाहिए बट स्टिल अगर आ गया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप प्रॉफिट कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, एक और चीज़ है, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपका टैक्स है, ठीक है, और आपका एज्यूम कर रखा हो कि जो हमें प्रॉफिट चाहिए उसमें टैक्स भी इंक्लूडेड हो, तो आप उसमें PBT भी ले सकते हो, ठीक है। बट हाँ, अपना अजम्पशन लिख के आ जाना नीचे कि वी हैव टेकन PBT बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दैट टैक्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, दैट्स वाई वी आर इंक्लूडिंग टैक्स इन इट। लेकिन अगर आप PAT ले रहे हो तो लिख देना कि वी आर नॉट कंसिडरिंग टैक्स, वी आर सब्ट्रैक्टिंग टैक्स फ्रॉम इट एंड देन वी आर राइटिंग द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डेप्रिसिएशन, जो मैंने आपको बता दिया, बट इसके डिफरेंट नेम्स और कौन कौन से हैं, वो डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, वो देंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिर कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ठीक है। ऐसे करके एक आध और नाम देंगे जिसमें आपका अलाउंस, कंजम्पशन, कैपिटल, ये सारा नाम होगा। फिर आता है NIT। NIT में आता है IT माइनस सब्सिडी। IT का मतलब क्या होता है, IT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं, अभी तक तो खैर GST ही है बिकॉज GST ने काफ़ी सारे टैक्सेस को आपका एक वन टैक्स वन नेशन वाला बना दिया, ठीक है। तो GST अगर आपका होगा तो आप उसको लिखेंगे, लेकिन IT कभी भी इनकम टैक्स को IT मत मान लेना बिकॉज इनकम टैक्स हमारा क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है बिकॉज वो डायरेक्टली हमारी इनकम पे लगता है, हम अपना बर्डन किसी और के ऊपर नहीं शिफ्ट कर सकते। देखो, टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन अगर इस पर्सन के ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो वो इस पर्सन के इसी को पे करना पड़ेगा। बट IDT का टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदते समय। तो अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो इसको ख़रीद रहा है बट वो बेचने के पर्पज़ से ख़रीद रहा है, तो आगे जाके क्या होता है ना, जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, उसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है टू द फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। इसका मैं किसी और दिन आपको बताऊंगी कि क्या है पूरा लॉजिक, बहुत बड़ी हो जाएगी अदरवाइज वीडियो। तो फाइनल कंजम्पशन जिसका हो रहा है, जो फाइनल कंज्यूम कर रहा है उस प्रोडक्ट को, वो देता है वो देता है इनकम टैक्स, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स, GST, ठीक है। उसके ऊपर ही मतलब बर्डन पड़ता है। ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या समझना है कि अगर डायरेक्ट टैक्स आएगा या फिर इनकम टैक्स आएगा, उसको नहीं करना है कुछ, वो आपका IT नहीं है, वो आपका दोस्त नहीं है। लेकिन IDT मतलब जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो आपका है इनडायरेक्ट टैक्स। आया समझ। फिर NNPFC निकालोगे, GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। अभी आप करके देखना, ठीक है, उन डब्बों को यूज़ करके निकाल के देखना कुछ। जैसे आप लिखोगे यहाँ पे NNPMP इक्वल्स टू GDPFC, फिर कैलकुलेट करना कि क्या मैं निकाल पा रहा हूँ या निकाल पा रही हूँ। तो G से अगर ग्रॉस से अगर नेट में जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो क्या करते हैं, NFIA ऐड करते हैं। और अगर FC से MP में जाते हैं तो NIT ऐड करते हैं। ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है, ये देख लो डिजिट सही से, इसमें मैंने FC और MP यहाँ लिखा है, यहाँ पर मैंने MP और FC ऐसे लिखा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में सबके एक्सपेंडिचर्स ढूंढो, कौन कितना खर्चा कर रहा है। जैसे हमारे पापा क्या करते हैं, देखते हैं कि अच्छा तुमने कितना खर्चा किया है, इतना खर्चा किया, मम्मी ने कितना खर्चा किया, इतना खर्चा किया। वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड में सबका खर्चा देखो। तो देखो कौन कौन से टाइप के खर्चे होते हैं। एक होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हम सब ने अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए खर्चा किया है, ठीक है। ये मत सोचना मूवी देखने के लिए खर्चा किया है, बर्गर खाने के लिए किया है, नहीं, मतलब नॉर्मल अगर खाना वाना कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हो, पर्सनली कंज्यूम कर रहे हो, किसी को सेल करने के लिए कोई भी चीज़ परचेज नहीं कर रहे हो, तो आपका वो पर्सनल कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड के अंदर आ जाता है। फिर कंजम्पशन बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, अगर NPO, ठीक है, या फिर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो हाउस होल्ड्स को सर्व कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई कंजम्पशन किया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है, तो उसको भी ऐड कर दोगे। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऐड हो जाएगा, इम्प्यूटेड रेंट ऐड हो जाएगा। बट अगर तुम्हें ये सारी डिटेल्स नहीं दी हैं तो तुम्हें ये वाली डिटेल दी होंगी। आपको दिया होगा कि PFC टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल्स दिए हैं,
फॉर एग्जाम्पल 2000 रिटेल प्राइस है ₹10, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके PFCE निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब मान के चलते हैं कि इतना क्योंकि हम हर एक कंज्यूमर के पास नहीं जा सकते हैं, उससे नहीं पूछेंगे। ये जैसे मैं अभी किसी और के पास जा रही हूँ, मैं पूछूँ आपने आज कितना खर्चा किया, ठीक है, फिर मैं किसी और के पास जा रही हूँ, मैं पूछूँगी आज आपने कितना खर्चा किया, तो ऐसे नहीं जा सकते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, अगर उनको PFCE निकालनी होती है तो वो क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना सेल्स बेसिकली हुआ है हर एक फर्म के पास, तो आप जा सकते हो इजीली, और उनका क्या रिटेल प्राइस था, तो उससे हम लोग PFCE को निकाल सकते हैं। इसमें आपको DPMA दैट मीन्स डायरेक्ट परचेज मेड अब्रॉड को ऐड करना है, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने करी है। मतलब अगर कोई भी ऐसी परचेज़ हैं डायरेक्टली जो हमने परचेज़ करी है, किसने, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अब्रॉड से, ठीक है, लेकिन इसमें से आप माइनस कर दोगे DPMA बाय नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है। और बाकी इसमें लिखा है कि अगर इंक्लूडेड ही नहीं है, ठीक है, बट उन्होंने सिर्फ दिया है कि आपका डायरेक्ट परचेज मेड अब्रॉड दिया है, तो बस इसी को लिख दो, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसमें DPMA मतलब डायरेक्ट परचेज मेड लिखा है, ठीक है, मेड अब्रॉड बाय नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट दोनों का लिखा है, तो आप नॉन रेजिडेंट का माइनस कर दोगे, बिकॉज आपको किससे मतलब है, अपने नॉर्मल रेजिडेंट से ही मतलब है, ठीक है, जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहते हैं उसी से आपको मतलब है। फिर आता है आपका GFCE का मतलब होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड इट इंक्लूड्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय द गवर्नमेंट, तो ये दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। फिर आता है GFCF प्लस चेंज इन स्टॉक, याद रखना इसको हम लोग बोलते हैं GDCF। अगर इन क्वेश्चन GDCF डायरेक्टली दिया है तो आपको चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं करना है, मतलब GDCF में ऑलरेडी ये दोनों चीज़ें एडेड हैं, ठीक है। फिर GFCF है, चेंज इन स्टॉक है, तो इसमें आपकी और 3 चीज़ें क्या इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। GFCM में बेसिकली ये सारी चीज़ें होती है, चेंज इन स्टॉक तो आपका अलग से ही ऐड होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि चेंज इन स्टॉक को क्या लिखते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग या फिर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, बताओ। और अगर इंक्रीज इन स्टॉक है तो क्या लिखोगे, डिक्रीज इन स्टॉक है तो उसको क्या करोगे, ये भी आपको लिख के बताना है कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको याद रहे। ओके, GBFI, GRCI, GDPI. GBFI is gross business fixed investment, GRCI is gross residential capital investment, and GDPI is gross domestic public investment. फिर आता है concepts of GNDI and NNDI. GNDI and NNDI का कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस काफ़ी नहीं आते हैं, मतलब बहुत ही रेयर चांसेस हैं, बट अगर आ गए तो क्या करोगे, ठीक है। तो देखो पढ़ना इसको, GNDI का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। वैसे डिस्पोजेबल इनकम होती क्या है, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है अगर आपके पास कोई भी पर्सनल इनकम है, उसमें से आप पर्सनल टैक्सेस को माइनस कर दोगे तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम मतलब अभी हम इसको डिस्पोज कर सकते हैं, हमारी है, हमें किसी को कुछ पे नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कमाया 1 करोड़ रुपये, ठीक है, एंड उसका चला गया 39% का टैक्स, मान के चलो, ठीक है, 38% जो भी है ये आपका चला गया, तो आप क्या करोगे, क्या 1 करोड़ को खर्च कर सकते हो, नहीं, टैक्स को हटा के जितना भी अमाउंट है उसको आप खर्च कर सकते हो, ठीक है। डिजिट्स में ध्यान मत देना कि 39% कैसे आया, ये 38% कैसे आया, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट से ध्यान रखना है कि अगर आ गया, वैसे तो नहीं आएगा लेकिन आ गया अगर डिस्पोजेबल इनकम CVT वगैरह में, तो आप लिख सकते हो पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। उसके बाद है NNDI, हाँ, GNPFC। GNDI के लिए सबसे पहले आप निकालोगे GNPFC, ठीक है, GNPFC प्लस NIT प्लस NCT रो। NCT रो का मतलब NCT रो नहीं रहा है, नेट करेंट ट्रांसफ़र है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ओके। सो नेट करेंट ट्रांसफ़र का मतलब होता है करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस करेंट ट्रांसफ़र टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉम -2 कर देना या नेट करेंट ट्रांसफ़र को डायरेक्टली यूज़ कर लेना, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ओके। एंड रो का मतलब है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद आता है NNDI। NNDI का मतलब होता है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेट में आपको क्या करना है, NNPFC प्लस NIT इज इक्वल्स टू NCT ROW। तो फिर इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, ये ठीक है, ये सब इंक्लूडेड रहेगा। एंड इफ DCF इज डायरेक्टली गिवन देन यू डोंट हैव टू ऐड द स्टॉक सेपरेटली। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, आप इसके जो भी क्वेश्चंस फॉर्मूलाज हैं वो सब लिख सकते हो। उसके बाद हमारे आ गए न्यूमेरिकल्स आई एम गोइंग टू कवर इन अनदर वीडियो बिकॉज ये काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर एंड कमेंट कि आपको कौन से चैप्टर में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वीडियो ऑन इट। Please share it to all your friends who need it.